फिल्म का आधार 2067 में सेट किया गया है, जहां क्लाइमेट चेंज होने के कारण दुनिया नष्ट हो गई है और सभी पेड़ पौधों का जीवन विलुप्त होने के कारण हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को जीवित रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। लोगों का दम घुटने की वजह से दुनिया की 99% पॉपुलेशन मर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक शहर बच गया है, वो भी इसीलिए क्योंकि क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन नामक कंपनी सिंथेटिक ऑक्सीजन बना रही है। हालांकि सिंथेटिक ऑक्सीजन समय के साथ द सिकनेस नामक घातक बीमारी का कारण बनती है। अगर यूं ही चलता रहा तो मानव जाति कुछ ही सालों में पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। इथेन वाइट ऑस्ट्रेलिया के उसी शहर का रहने वाला है। वो और उसका दोस्त जूड क्रॉनिकॉर्प कॉर्पोरेशन में मैकेनिक का काम करते हैं। कॉर्पोरेशन बीमारी का इलाज खोजने और दुनिया को बचाने का तरीका ढूंढने के लिए भी दिन रात काम कर रहे हैं। इथेन की वाइफ जैंथी को भी ये बीमारी है। इथेन दिन रात मेहनत करके अपनी बीमार पत्नी के लिए सबसे अच्छी ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश करता है। एक दिन जब इथेन और जूड सुरंग का काम कर रहे होते हैं, तब कॉर्पोरेशन के पार्टिकल रिसर्च की CTO रेजिना जैक्सन उन्हें अपने कार्यालय में बुलाती है। वहां वो दोनों अपना परिचय देते हैं और उन्हें बताती है कि ये परिस्थितियां नहीं बदली तो कुछ वर्षों में ह्यूमन रेस का नामो निशान मिट जाएगा। वो फिर बताती है कि इथेन ही एकमात्र व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और मानवता को बचा सकता है। इथेन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। इस पर रेजिना उसे बोलती है कि लैब में जाते ही उसे सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहती है। लैब में एक बहुत बड़ी मशीनरी है। बिली माइटशेल खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए इथेन के रिस्ट डिवाइस को देखते हैं। वे फिर उसे समझाते हैं कि इथेन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने 20 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है, जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले एक्सपेरिमेंट में दूसरी तरफ क्या है ये जांचने के लिए उन्हें इसमें रेडियो वेव्स भेजनी पड़ी। इसके जरिए उन्हें पता चला कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी के आसपास पर्याप्त ऑक्सीजन बनाए रखने और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त वनस्पति होगी। लोगों का मानना है कि अगर मानवता कई सौ साल बाद भी मौजूद है तो संभावना है कि उन्होंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है। हालांकि एक स्ट्रेंज एक्टिविटी ने वहां के वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया। उन्होंने जो रेडियो वेव्स भेजी थी वे रिफॉर्म होकर वापस आ गई। जब उन्होंने इसे डिकोड किया तो उन्हें पता चला कि भविष्य के किसी व्यक्ति ने उन्हें एक मैसेज भेजा था और वो था सेंड इथेन वाइट। इसीलिए अब रेजिना और पूरी टीम इथेन को फ्यूचर में भेजना चाहती है। इथेन उन पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर भविष्य में नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो मदद करने से इनकार कर देता है। बाद में इथेन और जूड एक डिनर पर क्रिप्स ऑक्सीजन खरीद रहे होते हैं, जहां जूड इथेन को योजना को पूरा करने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। इस पर इथेन हंसते हुए कहता है कि वो अपने पापा के जैसा बनना नहीं चाहता, जिन्होंने कभी अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़कर लापता हो गए थे और उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब से उसका पालन पोषण जूड द्वारा किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे इथेन अपने बड़े भाई के साथ साथ एक अच्छे दोस्त के रूप में मानता है। वो कहता है कि अगर उसके पापा प्रोजेक्ट के चक्कर में नहीं फंसते तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपने पिता की तरह ना करते हुए अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। हालांकि जूड ने उसे ये कहते हुए मना लिया कि वो फ्यूचर में जाकर अपनी पत्नी को बचाने का एकमात्र इलाज ढूंढ सकता है। इथेन अपने 8वें जन्मदिन को याद करते हुए कहता है कि उसके पापा ने बर्थडे गिफ्ट में उसे एक अजीब बॉक्स दिया था। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है, एक डिवाइस उसकी कलाई पर लग जाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। ये डिवाइस अब इथेन के हाथ में हमेशा के लिए जुड़ गया था। कई साल बीत गए, लेकिन इथेन को अभी तक इसका उपयोग करना नहीं आया। बाद में घर पर इथेन जैंथी को दिन के दौरान हुई हर बात बताता है। इस पर वो भी उसे साइंटिस्ट की बात मानने को कहती है। अगली सुबह इथेन एक मेटल फ्लावर पर मैं तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा लिखकर जैंथी के पास छोड़ देता है। वो फिर रेजिना के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि कोई भी क्योर मिलने पर सबसे पहला इलाज उसकी पत्नी का होगा। रेजिना स्वीकार करती है और उससे फिर से लैब ले जाती है। डॉक्टर मिचेल उसे वो सूट दिखाते हैं जो उसे मशीन में जाने से पहले पहनना होगा। जैसे ही वो उस मिशन को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, इथेन को पता चलता है कि उनके पास कोई प्लान है ही नहीं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा है ही नहीं कि वो क्या देखेगा या दूसरे छोर पर किससे मिलेगा। हालांकि उसे सूट पहनने के बाद वो उसे आर्ची नामक एक AI डिवाइस देते हैं। आर्ची हर समय इथेन के वाइटल्स को दिखाएगा। ये उसकी लोकेशन नेविगेट करके भी उसे मदद करेगा। फिर वे अंत में उसे मशीन में भेज देते हैं। अंदर इथेन समय के साथ तेज गति से चलता है
और फिर आसमान से एक अज्ञात जंगल में गिरता है। हवा के फ्रिक्शन से उसके सूट में आग लग जाती है, इसीलिए वो खुद को सूट से अलग कर देता है। फिर वो चारों ओर देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित रह जाता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है, पेड़ और नेचुरल ऑक्सीजन वापस आ गए हैं। वो आर्ची द्वारा निर्देशित दिशा में चलकर एक बंकर के गेट तक पहुंचता है, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे के ठीक सामने एक कंकाल पर पड़ती है जिसकी खोपड़ी में गोली का छेद होता है। इसके अलावा वो उस पर लगे नेम टैग में अपना नाम देकर डर जाता है। कंकाल इथेन का है। इथेन स्केलेटन की आर्ची को भी ढूंढता है और उस पर आखिरी रिकॉर्डिंग सुनता है। वो एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र तरीका है, और इथेन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की पावर खत्म हो जाती है। वो भयभीत होता है और मान लेता है कि यही भाग्य है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर वो स्केलेटन की रिस्ट डिवाइस को नोटिस करता है। ये इथेन के डिवाइस जैसा ही है और कंकाल के डिवाइस में हरे रंग की रोशनी चमक रही है, लेकिन इथेन की पूरी लाइफ में तो उसके डिवाइस पर रेड लाइट रही है। वो कुछ समझ नहीं पाता और दुखी मन से आसपास की लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उसे आग जलाता है और भूख मिटाने के लिए जामुन खाने लगता है, लेकिन पता चलता है कि जामुन जहरीले थे। इथेन उल्टी करने लगता है और बेहोश हो जाता है। इथेन को जब होश आया तो वो अपने सामने ज्यूड को देखता है। ज्यूड उसे बताता है कि लैब में साइंटिस्ट ने कुछ वाइटल्स गिरते हुए देखा और वो समझ गए कि उसे किसी की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने ज्यूड को उसके पास भेज दिया। कुछ समय बाद इथेन और ज्यूड देखते हैं कि उसका कंकाल वही है, जिसका अर्थ है कि उसकी किस्मत अभी भी नहीं बदली। वे फिर दूसरे दरवाजे को खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं। एक डिवाइस इथेन की आंखों को स्कैन करके उन्हें एक्सेस देता है और अंदर जाने कर एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। मॉनिटर उसका डीएनए सैंपल लेता है, जिससे उसका खून बहने लगता है और साथ ही डिवाइस काम करना शुरू कर देता है। ब्लड टेस्ट के बाद ये हरा हो जाता है। कमरे में लाइट होने पर उन्हें पता चलता है कि वे 407 साल बाद क्रॉनिकॉर्प की लैब में हैं। टाइम मशीन भी उनके सामने है। ज्यूड खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास अतीत में वापस जाने का साधन है, लेकिन इथेन ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि उन्होंने तो कुछ बदला ही नहीं और अगर वो ऐसे ही वापस लौट जाते हैं तो उसकी मौत बाहर लटक रहे इथेन की तरह होगी। इथेन सिस्टम लॉक की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग पाता है जो बताते हैं कि टाइम मशीन को मूल रूप से फ्यूचर वर्ल्ड में ऑक्सीजन डाटा कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि जब उनके पिता ने पहली बार टाइम मशीन शुरू की तो उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें उनके अपने बेटे को फ्यूचर में भेजने के लिए कहा गया है। मैसेज के बारे में कुछ भी ना पता होने के बावजूद उन्होंने वैसा ही करने का फैसला किया और इथेन के लिए यहाँ डीएनए वेरिफिकेशन करवाया। जल्द ही इथेन और ज्यूड को एहसास हुआ कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं लेके जा पाएगी, क्योंकि इसकी बैटरी 407 साल पहले लगातार चलने के बाद लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह है कि लैब की एक्टिवेशन इसके न्यूक्लियर पावर कोर में खराबी को ट्रिगर कर देती है, जिससे केवल 4 घंटों में न्यूक्लियर विस्फोट होने का खतरा होता है। अब दोनों को जल्द से जल्द टाइम मशीन को ठीक करके विस्फोट से पहले पास्ट में लौटना होगा। दोनों लैब से बाहर निकलते हैं और अपने आसपास इतनी हरियाली देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन ह्यूमन रेस के बिना मानव कंकाल हर जगह बिखरे पड़े हैं। इथेन अपने घर जाता है और अपनी वाइफ के स्केलेटन को देखकर उदास हो जाता है। ज्यूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, क्योंकि बीमारी के खिलाफ इलाज भविष्य की दुनिया में भी मौजूद नहीं लगता। लेकिन ज्यूड के शब्द इथेन को कुछ याद दिलाते हैं। वो फिर से रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग लगी आर्ची को चालू करता है और समझ जाता है कि उसको मारने वाला और कोई नहीं, ज्यूड ही है। ज्यूड ने इथेन पर अपनी बंदूक तान दी और कहने लगा कि वो ज्यादा ना सोचे, क्योंकि वो उसे कभी नहीं मार सकता। इथेन उसकी बात मान लेता है और दोनों मिलकर पावर कोर को ठीक करके लैब में वापस लौटते हैं। क्रॉनिकल सिस्टम अब ठीक से काम कर रहा है और अब वो पास्ट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उन्हें पोर्टल लॉन्च होने के लिए 37 मिनट और इंतजार करना होगा। उल्टी गिनती 0 पर पहुंचने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। इसी बीच इथेन का ध्यान उसके स्केलेटन पर जाता है, जो कि वहीं पड़ा है, जिसके मतलब ये है कि उन्होंने भविष्य में अभी भी कोई बदलाव नहीं किया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए इथेन अपने करंट आर्ची की बैटरी को जंग लगी आर्ची में डालता है, जिसकी मदद से उसे एक और वीडियो मिलती है जिसमें इथेन को बताया जाता है कि भविष्य में ज्यूड ही उसे मारेगा। ज्यूड तब स्वीकार करता है कि भविष्य बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और जितना उससे हो सकेगा वो उसको ना मारने की कोशिश करेगा।
इथेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। वो अपने भाई को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉक को उसकी मृत्यु के दिन से चलाता है। जल्द ही उसे क्रॉनी कॉर्प की सीटीओ रेजिना जैक्सन और उसके पिता के बीच की कन्वर्सेशन मिलती है। उसे दिखाती है कि उसके पिता इलाज ढूंढकर सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का यूज करना चाहते हैं, लेकिन सीटीओ का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ मरने के समय से बचने के लिए मशीन का उपयोग करना था। हालांकि वे जो भी प्लान चुनते, किसी न किसी को तो भविष्य की यात्रा करनी होती और टाइम मशीन को चालू करना पड़ता। इथेन के पिता समय के माध्यम से जीवित पदार्थ को सुरक्षित रूप से फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना चाहते थे और ये तभी पॉसिबल होता जब दोनों ओर से एक ही ऑपरेशनल लिंक होगा। लेकिन जब उन्हें सीटीओ के नापाक इरादों के बारे में पता चला, उन्होंने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और इथेन की डीएनए को वेरिफिकेशन की के रूप में सेट कर दिया। इथेन के पिता के इस कदम से सीटीओ बहुत गुस्सा हो गई और उसने उसके पिता को तुरंत मार डाला। फिर ज्यूड को ऑर्डर दिया कि वो इथेन की मां को मार डाले और उसका गार्डियन बनकर उसका विश्वास जीत ले, ताकि एक दिन वे भविष्य में जाने के लिए इथेन के रिस्ट बैंड का यूज कर सके। इथेन हैरान है, जिस आदमी को अपना भाई समझता था उसी ने उसकी मां को मार डाला और अब उसे भी मारने के मकसद से उसके सामने खड़ा है। इथेन को अफसोस हुआ कि उसने आज तक अपने पिता को गलत समझा, जिन्होंने जानबूझकर परिवार को नहीं छोड़ा था। इथेन डिसाइड करता है कि वह रेजिना के प्लान को कामयाब नहीं होने देगा और टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ज्यूड दौड़कर इथेन को रोकता है और बताता है कि रेजिना ने उसको ये ऑर्डर दिए थे कि जैसे ही टाइम मशीन में वेरिफिकेशन की लग जाती है वो इथेन को मार देगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि वो अपने दोस्त जैसे भाई को मार नहीं सकता। फ्यूचर को बदलने के लिए वो खुद को गोली मार देता है। क्रोध और पछतावे में इथेन अपने पिता की डाइंग विश को पूरा करने का संकल्प लेता है, जो कि इलाज खोजने और मर रहे लोगों को बचाने के लिए है। वो मॉनिटर में देखता है और अपने पिता द्वारा लिखा गया पहला मैसेज पढ़ता है। उसको पता चलता है कि असल में मैसेज सेंड इथेन वाइट उसने खुद के लिए ही भेजा था, इसीलिए वो मैसेज को फिर से कोड करता है और इसे कई अन्य चीजों के साथ अतीत में भेजता है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2067 के प्रयोगशाला में चुने हुए लोगों के एक समूह के साथ सीटीओ टाइम मशीन के एक्टिवेट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। अचानक उनके होश उड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि टाइम मशीन इथेन के पिता के मर्डर की रिकॉर्डेड फाइल के साथ सैकड़ों विलुप्त पौधों को वापस भेजती है। अंत में इथेन के पिता के मर्डर के जुर्म में सीटीओ को अरेस्ट कर लिया जाता है। 2067 में वापस भेजे गए पौधों की खेती दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए की जाती है। इथेन की पत्नी भी उसकी ओर से भेजा गया फूल प्राप्त करती है और उसके डिसीजन को समझ आती है, जबकि इथेन को भविष्य की दुनिया में अकेले रहना पड़ता है। वो ज्यूड को दफनाता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान खींचती है और उसे फिर से उसी एंट्रेंस गेट पर ले जाती है, जहां इथेन ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां उसका स्केलेटन अब नहीं है। वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और इको फ्रेंडली सिटी को देखकर राहत महसूस करता है। इस तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।